नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ हैं डी टॉक के आदि अचिंत। आप तमाम थैंक्स। लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से इस समय बांग्लादेश में जो चल रहा है उसको कितने ध्यान से देखा भी जा रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर की तरफ जाता हुआ एक रास्ता है। हम लोग लगातार 1947 से आज तक एक उसमें एक तिलिस्म में गया हुआ देश है जो ये समझ नहीं पा रहा है कि जो रह गए उनका या जो बाहर है उनका या फिर जो नया बना उसका, इन सब का एक रिश्ता इस देश के साथ कैसे जुड़े, कैसे टूटे, कैसे बिखरे, ये तमाम गहरे सवाल हैं। हो सकता है कि पत्रकारिता में इन सब पर बचने की कोशिश की जाती हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो सवाल है जो आज नहीं तो कल इस कौम पूरे देश को एड्रेस करने होंगे। आदि भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है कि मैं जो बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, जिसके साथ मैंने ये ओपन किया है, आपको लगता है कि ये सवाल हर के जहन में है लेकिन बोलता कोई नहीं है। बांग्लादेश के हालात क्या कहते हैं आज? सर, बांग्लादेश अपने जो फाइनल मौके में है उसकी तरफ जा रहा है, जहाँ पर वो एक जिहादी कंट्री बनना बनना है उसको। उसका फाइनल प्लान वही है। तो उसकी तरफ जा रहा है, एक-एक करके मार्च कर रहा है वो। उसको सीरिया बनना है। तो ये चीज़ हमको थोड़ा समझ में आनी चाहिए कि उनका जो सोसाइटी है, एक टाइम पे शेख हसीना जहाँ पर थी, बट ये जो शेख हसीना भी थी, इसने भी जितने भी ये जिहादी हैं, इनको कभी खत्म नहीं किया। वो भी उनके साथ खेलती थी, थोड़ा साइड में डील-वील करती थी और ये सब। अब वो क्या है कि एक ऐसी सोसाइटी है वहाँ पर, जो पाकिस्तान के बचे हुए यहाँ पर थे, और ये हमारी पूरी गलती है, हमको पूरी सफाई करनी चाहिए थी। 93,000 हमारे पास थे, हमने एक के साथ भी ट्रायल नहीं करा, हमने कुछ नहीं करा उनके साथ। कितने लोग मारे उन्होंने, वी डिडन्ट डू एनीथिंग, तो हमने भी रीइन्फोर्स नहीं करा उस चीज़ को। और अगर आप देखेंगे कि आज एक ऐसी सिचुएशन में बांग्लादेश खड़ा है, जहाँ पर कोई पावर में नहीं है वहाँ पर, हर कोई खींच रहा है। और जो लेटेस्ट चीज़ हो रही है सर, ये भी उसी खिंचाव का एक 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 खिंचाव, तनाव का एक आउटकम है, जहाँ पर जो जिहादी गुटें हैं वहाँ पर, वो अपनी पावर को थोड़ा-सा कंसोलिडेट करना चाहती हैं, अपने अपने आप को थोड़ा तगड़ा बनाना चाहती हैं। एंड सबसे ईज़ी तरीका होता है सर, इंडिया को पकड़ के गाली दे दो, तो उससे वैसे भी एक 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 वो नैरेटिव है ही, एंटी इंडिया नैरेटिव तो इनका है ही। तो ये उसके तहत में देखिए सर, ये जो यूनिस की सरकार बैठी है, सब लोग सोचते हैं कि वो बड़ा पावरफुल है, बड़ा इंचार्ज है, वो नहीं है, वो बैठा हुआ है वहाँ पर। अम, उसका इतना कोई कंट्रोल है नहीं, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, वो इसको ठीक है, वो बैठा रहे वहाँ पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ उनको सड़क चाहिए। जो स्ट्रीट पावर होती है, उनको वो चाहिए। तो वो ये चल रहा है सर आपके सामने दोबारा से। पहली बारी एक-एक आदमी को मार के, अबू सईद करके बंदा था, उसको मार के अवामी लीग को हटाया गया। अब ये जो उस्मान हादी को मार के इन्होंने अभी बीएनपी को साइड में कर दिया है, जो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ ले रही थी। तो ये एक पावर स्ट्रगल है सर, इन सिंपल वर्ड्स। और इसके पीछे बाहर की भी बहुत सारी पावर्स हैं। अमेरिका का हाथ है इसके अंदर, जहाँ पर अमेरिका ये चाहता है कि जो मर्ज़ी हो बांग्लादेश में, जो इलेक्शन जो मर्ज़ी हो उसके तहत हो। और उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका को बोला हुआ है कि जो कुछ करना है आपको कर लो सर, जमात को आप ले आओ, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। हम जमात के साथ आपका पूरा काम करा देंगे वहाँ पर। एंड पाकिस्तान का इंटेंशन यही है कि अगर जमात वहाँ पर आती है, तो फिर भारत को थोड़ा-सा वहाँ से वो प्रेशर डाल सकता है। तो बात बड़ी सिंपल सी है, लेकिन ग्राउंड पे अभी थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो रखी है सर। जी। एक कल वो उन लोगों ने बाकायदा बॉर्डर तक मार्च किया। देर रात में वो लोग बॉर्डर तक जा रहे थे, हिंदुस्तान के बॉर्डर तक आके उसको, और उधर से हमारे भी सेना जो लेफ्टिनेंट वहाँ कमान के हैं, वो लोग गए वहाँ, तमाम लोग अधिकारी जो हमारे आर के तिवारी साहब हैं वो तक पहुंचे। तो क्या ये एक इंतजार हो सकता है कि भारत को आज नहीं तो कल इसमें अपने लोगों को बचाने के लिए मूव हो सकता है या नहीं हो सकता? अभी ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ हो सकता है आगे की हो, लेकिन आप अगर इसको ज़रा विस्तार से बता पाएँ, क्योंकि जो हमारी चीज़ें हैं, हमारे जो स्टेक्स हैं वो बहुत बड़े हैं और हमारा अंदर कुछ नहीं है। अगर हम देखते हैं तो आज मैं अलग-अलग जगह पर देख रहा था, जो विदेशी चैनल्स हैं उन पर भी सब पे टुकड़ों में आ रहा है कि किस तरह हिंदू अब वहाँ घर से निकलते हुए डर रहे हैं। एक को ज़िंदा जला दिया गया है। और उसके बाद बाकी सबके गाँव की तो कहानी अभी आपके सामने आ नहीं रही होगी।
अभी किसी के पास नहीं आ रही है कि उन गाँव में जहाँ वो चूँकि ज़्यादातर बचे हुए हिंदू नाम सुधार वो हैं, उनके साथ जो वहाँ हो रहा होगा, वो तो कोई अभी आ नहीं रहा है। तो भारत का क्या मतलब स्टैंड रहेगा या क्या है इसमें, कितना घिसट सकता है भारत? आपने 3-4 चीज़ें पूछी हैं, तो मैं सबसे पहले वो हिंदू का जवाब देता हूँ सर। हिंदुओं के ऊपर तो हमेशा से एक फ़ोकस रहा है और एक मेजॉरिटी इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ पर आपको पता ही है क्या चलता है फिर। उसके आगे क्या समझना, बोलना तो सबको पता ही है, रियलिटी क्या है। लेकिन सर आज जो दिख रहा है वो एंटी हिंदू तो एक तरफ है ही है, बट वो एंटी जो उस एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं खड़ा होता, उसका एंटी हो जाता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हिंदू है, मुसलमान है कि जो मर्ज़ी हो। जिसको मारना है वो सड़क पे उतार के उसको मार-मूर के सीधा करेंगे लोग और ये पिछले 2-3 दिन के वायलेंस के अंदर कम से कम 2-250 लोग ऑलरेडी मार चुके हैं। जो न्यूज़ में आया है वो सिर्फ़ हिंदू का आया है क्योंकि उसका काफ़ी ब्रूटली जो चीज़ें करी उसके साथ उसको जलाया और ये सब चीज़ें करी। बट और ये भी जान के डाला जा रहा है न्यूज़ में ताकि आपको एक थोड़ा-सा यू नो सुलगाने की कोशिश की जाए। बट वहाँ पर 2-250 लोगों को मारा गया है सर। उनके प्रेस के ऑफ़िसेज़ को जला दिया गया, उनके वहाँ पर जर्नलिस्ट फँसे हुए थे। अब उनमें से सारे हिंदू तो थे नहीं, नहीं। ठीक है? 95% 90% आपकी इस्लामिक सोसाइटी है वहाँ पर। सारे तो नहीं थे हिंदू, जितने भी जर्नलिस्ट थे उसमें से मुस्लिम्स भी थे, तो वो भी फँसे हुए थे। देखिए उन इन इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कौन क्या है। ये लोग बोलते हैं अगर मुसलमान है, तो उसको बोलते हैं भई हसीना का टट्टू है ये तो इसको जला दो, इसको मार दो। हिंदू है तो हिंदू के नाम पे मार देते हैं उसको। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है, क्या नहीं है। इनको अपनी पावर पत प्रोटेक्ट पावर को कंट्रोल करना है। ये जो चल रहा है सर कि हम भारत की तरफ चले जाएँगे ये वो, ये सर भारत के 100 किलोमीटर पास भी नहीं है। ठीक है? वो जो एक वो मीडिया नैरेटिव बना के ये लोग बैठे हैं, कि एक वो दिखाना है हमको, कि हम भारत पे बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, हम भारत को ये कर सकते हैं और ये एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है ना सर उसको बढ़ा के रखनी है। क्योंकि इन सबको पता है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट बिकती है वहाँ पर। उसके एंटी इंडिया उस पे वोट ले सकते हो कि देखो भारत हमको ये करेगा, हम आपको बचाएँगे, ये देखो हमने भारत को ये कर दिया, भारत कुछ नहीं कर पाया और ये सब चीज़ें करने की उनकी कोशिश है। जहाँ तक कि हमारी मूवमेंट्स का है देखिए सर हमारी तो मूवमेंट्स अपने एरिया के अंदर हैं। जहाँ पर हमारे जीओसीएनसी वहाँ पर गए त्रिपुरा में, मेघालय में जहाँ पर मिज़ोरम में जहाँ के उन्होंने जिस जगहों को देखा है, वहाँ तो फ्यूचर हम बनाना चाहते हैं कुछ एंड अपने बेसेस बनाना चाहते हैं, गैरिसन्स बनाना चाहते हैं। उसका 2-3 चीज़ें हैं कि सर हमको पता है कहाँ से अगर बांग्लादेश में कुछ गड़बड़ होती है तो हमको ये पता है कि कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। एट द एंड ऑफ इट भारत का सबसे पहला मौक़िफ़ यही रहेगा कि साहब ये जो भी मतलब कचरा हो बांग्लादेश के अंदर, ऐसा ना हो कि एक वेव लोग भाग के वहाँ पर यहाँ जिस तरह से 1971 में हुआ था ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर पहुँच जाए और हमारे पास एक और प्रॉब्लम खड़ी हो जाए यहाँ पर। वैसे भी बहुत सारे बांग्लादेशी हमारे यहाँ पर घूम रहे हैं। सो पहला आपका जो आउटलुक है वो है कि अपने बॉर्डर्स को स्ट्रेंथन करो। जहाँ-जहाँ पर वल्नरेबल एरियाज़ हैं, जहाँ-जहाँ पे कुछ ऐसा आपको लगता है कि कहाँ कहीं से कहीं घुस सकते हैं लोग, कहीं से कुछ हो सकता है, उन जगहों के अंदर प्रेज़ेंस थोड़ी-सी ऐड करिए, उन जगहों के अंदर पेट्रोलिंग ऐड करिए। उन जगहों के अंदर थोड़ी-सी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए और एग्ज़ाम्पल्स भी क्रिएट करिए। उसी तरह से आप देखते हैं, कल 2 लोगों को मारा गया है। कई लोग बोलते हैं कि वहाँ पर खासी के ट्राइबल्स ने मारा है, कई लोग बोलते हैं कि बीएसएफ ने मारा है, जिसने भी मारा है, वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और उस टाइम पे उनको मारा गया। तो एक वो बड़ी क्लियर चीज़ है कि इनको यहाँ पर आने नहीं देना है। ये एक सिंपल सी पॉलिसी है। जिस तरह देखिए सर ये चाहते हैं कि आप इनके चक्रों में घुसें क्योंकि आप जिसके भी पक्ष में घुसेंगे वहाँ पर उसका वो विक्टिम कार्ड उठा के बोलेंगे देखो जी ये उसके साथ है तो इसको वोट मत करना। ये जो अभी अगला इलेक्शन आ रहा है ये इसके अंदर एक पावर ग्रैब करने की पूरी जो तरकीब चल रही है ये उसका पार्ट है सर। तो ये दिसंबर है, जनवरी और फरवरी 12 तारीख को ये इलेक्शन है, ठीक है? तो 45-50 दिन है टोटल। अ, तो ये एक इलेक्शन का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं न कहीं एक वो ऐसा बताया जाए कि भैया भारत को अगर हम डाउन करेंगे तो उसी से हम इलेक्शन जीत सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हमको इसके अंदर समझनी है कि सर अगर ये लोग जैसे हर चीज़ को बोलते हैं कि भई शेख हसीना का प्रॉब्लम है, शेख हसीना ने ये कर दिया, शेख हसीना ने वो कर दिया। तो मैंने एक्चुअली इनके कई लोगों को एक सवाल पूछा था जो फिर वो जवाब नहीं देते हैं कि भाई अगर शेख हसीना इतनी पावरफुल है कि वो दिल्ली में बैठ के तुम्हारी नींव हिला सकती है, तो फिर तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो उसके साथ? अब वो इतनी उसमें दम है, तो फिर तुम क्यों कर रहे हो? ठीक है, तुमको पता है वो मारेगी तुमको आके, तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? और अगर इतनी पावरफुल है, तो 16 महीने से जो तुमने पावर ले रखी है बांग्लादेश में, तुमने क्या किया? ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं। अब देखिए सर थोड़ा-सा हमको इसको
नॉन इमोशनली देखना पड़ेगा, दिल से नहीं दिमाग से सोचना पड़ेगा। ये एक ऐसा देश है सर जो अपने आप को जला रहा है, भारत को बताने के लिए कि हम आपको पसंद नहीं करते हैं। मेरे को इसमें सेंस दिखता नहीं है कहीं पे। तुम अपने देश को जला रहे हो ये बोलने के लिए कि हम भारत को पसंद नहीं करते हैं। ओके, कंटिन्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, हमको जलाइए। आपका देश है, आपने आपने जो करा है आप जलाइए उसको, आपने बनाया है अब आप तोड़ दो, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे हिसाब से भारत की ये अभी इस टाइम पे पॉलिसी रहेगी कि इसको और जाने दो जिस तरफ जाता है। आपको जहाँ पर कुछ एक्शन लेना होगा आप ले लोगे सर, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। बांग्लादेश के अंदर कोई इतनी डिफेंसिव फोर्स और ऐसी नाम की कोई चीज़ नहीं है कि जिससे आपको काफ़ी थ्रेट मिले। बट एक टेररिज्म की थ्रेट है, एक लोगों का एक एक समुद्र की थ्रेट है, जिसको भी सँभालना इतना डिफिकल्ट नहीं है सर। तो एक ये अगर देश है जो अपने आप को खराब करना चाहता है क्योंकि वो आपको गाली देना चाहता है, तो भैया इससे बेहतर काम क्या हो सकता है? करिए आप अपने देश को बर्बाद करिए, लोग भूखे-नंगे मरेंगे वैसे भी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको उसके अंदर। बट यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर? ये सबसे बड़ी चीज़ जो हमको इस टाइम पे खतरा कर रही है, जो पाकिस्तान का इसके अंदर लूप बन रहा है। अमेरिका का जो इस टाइम पे जमात-ए-इस्लामी के साथ जो उनकी मीटिंग्स चल रही हैं, और इसमें से आपको एक ही चीज़ पता चलती है कि अमेरिका को भी कोई ऐसा चाहिए जो वहाँ पर पॉलिटिक्स ना करे। हम अगर कुछ बोलें कि भैया ये चाहिए, तो वो चुपचाप बोले, "जी साहब, ले लो।" तो वो ऐसे किसी को पावर में लेके आएँगे जहाँ पर उनको कुछ मिलता है। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमको समझ में आनी चाहिए। इसके बीच में आता है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान क्या है कि उसका एजेंडा सिर्फ़ भारत के साथ है। अमेरिका का एजेंडा म्यांमार के अंदर है, वहाँ से रेयर अर्थ और ये सब चीज़ें निकालनी है, उनको पोर्ट चाहिए अपना, बे ऑफ बंगाल में उनको जगह चाहिए अपनी। तो उसके लिए वो काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान बीच में इनको अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है और बीच में जैसे पहले वो अफ़गानिस्तान के टाइम पे करता था, जो अगर ₹100 मिलता था, ₹5 निकाल के वो कश्मीर में डालता था। हाँ। तो वही चीज़ यहाँ पर भी करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर थोड़ा-सा जिहाद-विहाद बढ़ाओ, थोड़ा भारत को अपने ऊपर से अटेंशन डाइवर्ट करो, क्योंकि पाकिस्तान को ये चीज़ बड़ी क्लियरली पता है कि फेस टू फेस अगर वो कुछ करेगा, तो बहुत बुरी तरह मार खाएगा। बट अगर डाइवर्ट करके करेगा, तो भारत का भी अटेंशन डाइवर्ट होती है। ये उसका एक थॉट प्रोसेस है, बट ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी में तो अगर 1971 में आप दोनों देशों को सीधा कर सकते थे एक साथ, तो इस टाइम पे तो सर आपकी मिलिट्री फोर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो इस टाइम पे सीधा करना इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो उसको अब पाकिस्तान है सर, इतना सोचता नहीं है वो चीज़ें। बट एक चीज़ है इसके अंदर कि जितना ये इस्लामिज़्म फैलेगा यहाँ पर और जितना जिहादीपना फैलेगा, उससे एक लॉन्ग टर्म थ्रेट आपको बना रहेगा यहाँ पर। और ये थ्रेट हमेशा से था, हमने जस्ट इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करा सर। हमने कभी माना नहीं, हमेशा बोलते थे नहीं, नहीं बांग्लादेश तो अच्छा देश है। अच्छा देश नहीं था सर, वो शुरू से ही आपके ऊपर काफ़ी चीज़ें चलती थी, 1973 से ही शुरू हो गया था। तो हमारी जो गलतियाँ हुई वो वहीं से हुई। जब हमने अपना बॉर्डर नहीं सीधा करा, हमने उनके ऊपर एक कॉस्ट नहीं डाला, हमने अपना जितना इंटेलिजेंस का सेटअप था वहाँ पर हमने वो तोड़ दिया। 93,000 सरेंडर होने के बाद भी हमने कुछ नहीं करा उसके बारे में, 1 महीने में वापस आ गए वहाँ से। तो ठीक है, अभी आपने गलतियाँ करी हैं सर हिस्ट्री में, उसका आपको कहीं न कहीं भुगतावा तो होगा। आज वो दिन है, जहाँ पर भुगतावा होना है और ये देखिए अगर आप एक-एक देश में हुआ है, आपके सराउंडिंग के अंदर, आपके जो नेबरहुड है, एक-एक देश में हुआ है। भूटान में खैर थोड़ी खून-खराबा नहीं हुआ बट वहाँ पर भी थोड़ी-सी आपको रेजिस्टेंस मिली थी। सबसे पहले श्रीलंका में चीज़ हुई, राजापक्सा एकदम चाइना के पास जाके बैठ गया था और ये सब चीज़ें हुई थी। उसके बाद अभी आप इस जगह पे बैठे हो उधर आप दोनों पक्षों से श्रीलंका में बात कर सकते हो कि दोनों पक्ष में से कोई भी आ जाए, कोई टेंशन नहीं है अपने को, हमारा वहाँ पर लूप है। मालदीव्स में आपके साथ यही चीज़ हुई, फिर उसका काफ़ी काम किया गया उसके ऊपर, फिर अभी आप ऐसी सिचुएशन में हो कि दोनों पक्ष आ जाएँ, कोई टेंशन नहीं है, आपके प्रो है वो। नेपाल में भी यही चीज़ थी। एक आता था, एक जाता था, एक जाता था, एक आता था। इतना सब कुछ हुआ नेपाल में, फिर भी वो आपके साथ अभी थोड़ा डील कर रहे हैं वो। आपके साथ कहीं न कहीं वो थोड़ा बात करने को, थोड़ा सॉर्ट आउट करने को उस तरफ जा रहे हैं। बांग्लादेश थोड़ा डिफ़िकल्ट है सर क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों का इन्फ्लुएंस है प्लस एक रेडिकल जिहादी इस्लामिस्ट जहाँ पर जो जो एक एक जमावड़ा है, वो थोड़ा ज़्यादा है और इस रीजन के अंदर अमेरिका और ये सब घुसे हुए हैं इसके अंदर, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। खैर एंड में होगा वही सर देखिए बिकॉज़ घर मेरा है, घर के आस-पास आप मेरे रह रहे हो, 3 साइड से मैंने आपको पकड़ रखा है। तो एंड में आपका एक सुपीरियॉरिटी निकलेगी, वो कब निकलेगी वो थोड़ा टाइम बताएगा आपको सर। जी। हाँ, बहुत अच्छे से आप बता रहे थे, लेकिन बस एक मुझे ये समझना है कि हम
कितनी देर तक क्या हिंदुओं पर जो अत्याचार होगा उनका उनका कोई अलग रुख निकलेगा? क्योंकि ये मैं जब डाटा देखता हूं तो मैं यही तक देखता हूं कि 62-63 से लेके 63 में भी जब हमने कभी गौर ही नहीं किया उसको, तो हमने इतिहास में जोड़ा ही नहीं कि उधर हजरत बल में एक हैपनिंग हुई। और आप सोचिए उसका जो नुकसान उठा वो पूर्वी पाकिस्तान से 2 लाख लोगों को, जसोर, सिलहट और उन सब से निकल के भागना पड़ा हिंदुओं को, और तमाम लोगों को उनके साथ रेप और वो सब वो घटनाएं तो दरअसल जब तक आप बांग्लादेश के उसको नहीं पढ़ते हैं, जुगांतर जैसे अखबारों को या उनको नहीं ढूंढते, तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा भी हुआ था। तो ये तो अब तो खुला थ्रेट है। अब तो परसेंटेज भी बहुत हाई हो गया, जो कभी 27% थी आबादी वो अब 10 से भी नीचे चली गई, 8 कहा जा रहा था, 8 से भी वो नीचे चली जाएगी वो। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं भी ये मानता हूं कि शेख हसीना जब थी तो तब भी आपका कोई बहुत से नहीं था कि आप वहां अपने लोगों को बचा पाते। ये आपकी मजबूरी थी कि आपको दोनों में से, कुआं और खाई में से चुनना था, तो आप जहां चाहे गिरे वो। लेकिन अब क्या होगा? मान लीजिए अगर ये एक बड़ा मास फ्लो वहां से हिंदू का होना शुरू होता है अगर, क्योंकि ये बात सही है कि वो आपस में भी मारेंगे, क्योंकि वो तो दुनिया भर में दिख रहा है, सीरिया में भी मार रहे हैं। भाई सीरिया में तो कोई हिंदू है नहीं, कोई गैर बचा नहीं, इराक में नहीं बचा, ईरान में नहीं बचा, तो भी मार रहे हैं, तो वो तो अलग चीज है। लेकिन हमारा कंसर्न सिर्फ ये है, आपने ये तो बात बहुत बढ़िया से बताई कि साहब वो अपना घर जलाना चाहते हैं, अगर हमें गुस्सा दिला हमारे हमें हमसे नफरत में तो जलाइए। लेकिन जो वहां बचे हुए लोग हैं, क्या उनके लिए कभी घुसना पड़ सकता है, ऐसा कुछ है क्या? या कभी कुछ, हालांकि देखिए बहुत सर, आपने कही ये दिमाग जो मैं बोलूँगा शायद काफ़ी लोगों को पसंद ना आए, लेकिन वहाँ पर जो इस टाइम पे सारे हिंदू हैं, वो सारे प्रो भारत नहीं हैं। ये चीज़ भी हमको समझनी चाहिए, क्योंकि कई जो काफ़ी हिंदुओं ने इस शेख हसीना को हटाने में मदद करी है उनकी। हाँ, वो अ, वीडियो दिख रहे थे। ठीक है, तो अब उनका रिग्रेट भी आया है बाद में, कई लोग भाग के इधर पे भी आए हैं, तभी आपने देखा सरकार ने जो सीएए का कानून था, उसको दिसंबर 2024 में कर दिया कि कुछ लोग आए इधर पे तो उनको भी देख लेंगे। देखिए सर, हिंदू अगर आएँगे तो हम ऑब्वियसली उनका ध्यान रखेंगे, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। मगर कोई बोलता है भई भारत को अंदर जाके सारे हिंदुओं को बचाना चाहिए, आप ढूँढोगे कैसे? ऐसा तो नहीं है जैसे पाकिस्तान में है सर, सारे ज़्यादातर हिंदू रहते हैं सिंध में। हाँ, तो अगर आपको कुछ करना है तो आप सिंध में जाके कुछ करो, तो वहाँ से कुछ लोगों को आप निकाल सकते हो, फिर भी सबको नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है सर, यहाँ पर हिंदू हर जगह फैला हुआ है। ढाका में भी है, रंगपुर में भी है, राजशाही में भी है, सिलेट में भी है, चिटागंग में भी है, तो ये फैले हुए हैं चारों तरफ। एकजुट कहीं पे नहीं रह रहे, तो इस ये थोड़ी सिचुएशन अलग हो जाती है। देखिए सर ऐसा है अ, हमको इस टाइम पे 2 चीज़ें जैसे मैंने बोला पहली चीज़ आपका फ़ोकस रहेगा कि अपने बॉर्डर्स को आप थोड़ा-सा स्ट्रेंथन करें और वहाँ पर वो उसको सीधा करें। सीएए के कानून के हिसाब से जितने लोगों को यहाँ पर ला सकते हैं आप, वो लाना आपका हक हक नहीं है, आपकी तो ड्यूटी बनती है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और हमको ये भी पता है जैसे आपने बोला कि 71-72 के समय के भी काफ़ी चीज़ें हुई थी वहाँ पर एंड उसके बाद भी 80-90 के दशक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। अब वो जो मवात क कम्युनिटी है यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल में बैठी हुई है उसको हमने कितना 30-40 साल से हमने तो उनको सिटिज़न भी नहीं बनाया। आज जाके वहाँ पर 1 डेढ़ हज़ार जो सीएए के काउंटर्स लगे हैं एंड जिसमें जाके फिर सीआरपीएफ को सिक्योरिटी देनी पड़ती है और उसके हिसाब से आप वहाँ पर लोगों को आप आज जो आपकी सिटिज़नशिप है वो दे रहे हैं। और तभी वो जो ममता बनर्जी का जो पूरा चक्कर चल रहा है वहाँ पर वो थोड़ी डरी हुई है क्योंकि उसको ये दिखता है कि भई हमारे तो कट रहे हैं और वहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो ये तरीका है सर थोड़ा आपको करने के लिए आपको इनको लाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा बिकॉज़ देखिए सर अंदर जाके किसी को लाना बड़ा मुश्किल रहेगा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको पता नहीं है ये लोग कहाँ-कहाँ बैठे हैं। एक-एक का घर एड्रेस ढूँढना, घर से निकालना बहुत मुश्किल है। या तो हो कि भैया वहाँ पर एक हिंदू कम्युनिटी है, जो एक कोने में बैठी है, वो बोलते हैं भैया हमको यहाँ से निकालो, जाके निकाल सकते हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक थोड़ा-सा कॉशन दूँगा सर क्योंकि जो बांग्लादेश में अगर 8% है हिंदूज़ उसमें से मैं तो आपको बोलूँगा कि 20-30% ऐसे होंगे जो वहाँ से हिलना नहीं चाहेंगे। वो बोलेंगे हमारी ज़मीन है, हमारा ये है, हम क्यों जाएँ यहाँ से? इन लोगों को ठीक करो। अब वो होता है ना सर कई कई लोगों की थोड़ी आइडियलिस्टिक टाइप एक थॉट प्रोसेस होता है कि भैया नहीं, इनको ठीक करो, हम क्यों जाएँ यहाँ से? तुम आओ यहाँ पर इनको साफ करो, इनको करो और उसके बाद हमको यहाँ पर रहने दो। वो नहीं हो पाएगा सर। वो आपको एक चीज़ देखिए जब जहाँ पर 90% 18, 20, 30 करोड़ लोग जो जितने भी हैं बांग्लादेश के अंदर 18 के करीब हैं, 18 करोड़ लोग हैं। उसमें से अगर आपके 40-50% भी इस टाइप के लोग हैं, तो आप
9 करोड़ लोगों से लड़ना इतना मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है। तो आपको थोड़ा-सा इसमें बड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और तभी आपको दिखता है कि भारत सरकार के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है। साइज़ में बड़ा छोटा है, बट एक जो नैरेटिव में बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू फँसे हुए हैं, क्रिश्चियंस फँसे हुए हैं। नाउ एक एरिया है जहाँ पर आप कुछ कर सकते हो, वो है चट्टोग्राम का एरिया। वहाँ पर आपका एक, अगर किसी तरह से आप लोगों को मूव करके उधर पे ला सकते हो, तो वहाँ पर आप थोड़ा-सा लोगों को बचा सकते हो कि भई यहाँ पर आप इस तरफ आ जाओ। बट ये भी है कि आप लोगों को से कम्युनिकेट कैसे करो, आप किस तरह बात करो लोगों को। जहाँ पर आपने खुले में लोगों को बोला कि भैया आप इधर आ जाओ, उनको रास्ते में मारेंगे लोग, कि तुम देश देश छोड़ के जा रहे हो, देशद्रोही हो, ये हो, भारत के एजेंट हो, फिर उनकी कुटाई हो जाएगी। तो आप कुछ करो तो कुटाई होगी, कुछ ना करो तो कुटाई होगी। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है कि इसके अंदर आप एकदम से ऐसे नहीं बोल सकते, भैया मैं जा रहा हूँ, सारे हिंदू को लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, या सारे हिंदू ये जगह पे पहुँच जाओ, मैं सबको अंदर ले लेता हूँ। रास्ते में कितने लोग मारेंगे उनको, ये भी तो वो है। और तीसरा चीज़ क्या है सर, देखिए जो वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन है, कुछ तो बहुत गरीब हैं, वो तो उनके पास तो कुछ है भी नहीं, वो तो आ सकते हैं आराम से। एंड वो आते भी हैं, वो मैं आपको बता बता आई मीन ऑफ़िशियली बोलना मुश्किल है, बट इस्कॉन की तरफ से वहाँ पर काफ़ी काम किया गया है, जहाँ से काफ़ी लोगों को निकाला गया है वहाँ से। ठीक है? असम के रीजन्स के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, त्रिपुरा के अंदर काफ़ी लोगों को निकाला गया है। बट पूरी पॉपुलेशन को निकालना तो बहुत मुश्किल रहेगा सर। ये कोई ईज़ी टास्क नहीं है। यहाँ पर एक, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ सर, जो इज़राइल के नॉर्थ में ना, सीरिया में एक जगह है, ड्रूज़ का जो एरिया है, जहाँ पर एक जो ड्रूज़ ये हैं वो प्रो इज़राइल हैं। जब उनके ऊपर हमले होने शुरू हुए, वो एक एरिया था, इज़राइलीज़ ने जाके उसको वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया और बचा लिया। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है और ये बड़ा छोटा-सा एरिया है, यहाँ पर घुसना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप बोलो कि यहाँ पर घुसना बड़े नहीं, बड़े बंदे लग जाएँगे, कुछ नहीं है। थोड़ा-सा ठक करो, वो अंदर घुस जाओगे आप। कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट एक जगह पे लोगों को लाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़ और है सर, दैट आपको अगर इनको कुछ करना है, आपका पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या है, वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप पहले बोलते हो कि जी मेरा पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इज़ कि मैं सारे हिंदुओं को निकालूँ वहाँ से। वो वैसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनते सर, वो बड़ा ओपन एंडेड ऑब्जेक्टिव है। तुम्हारी पॉलिटिक्स को एक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा कि अच्छा भई हमको यहाँ पर जाना है, इनको ऐसे करके उधर रखना है, फिर हमको ये चीज़ करनी है, ये एरिया लेना है और यहाँ पर लोगों को एक्सट्रैक्ट करना है। अब उस एक्सट्रैक्शन में आपको किस तरह से लोगों को प्रोटेक्ट करते हो, क्या नहीं करते? अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक कॉलोनी है जो ढाका में बैठी है, वो बोलती है भैया हमको आना है यहाँ पर। अब आप किस जगह पे घुसे हो, वो चीज़ आपको मैटर करती है। लेट्स से आप चट्टोग्राम के एरिया में घुसे हो, तो आप उनको ढाका से चट्टोग्राम कैसे लेके आओगे? ये बड़ी लॉजिस्टिकल चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग इमोशनल होके हम बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, बट जो प्रैक्टिकैलिटी है उसकी, वो उसको सोचना बड़ा डिफ़िकल्ट है। मुझे तो लगता है इसमें कि एक 1971 का जो हमारी रणनीतिक एक चूक ज़रूर, मतलब कई बार बहुत लगता है, बड़ी मुझे नहीं पता ये प्रैक्टिकली संभव नहीं था, क्योंकि वो इलाका जो है, अगर भारत के करीब वाला, ऐसा मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि अगर भारत के करीब वाला चट्टोगांग और ये सबको उस समय हिंदू डॉलेट बना दिया जाता और वो तमाम लोगों को उधर रखा जाता, भले ही वो बांग्लादेश में रहते, तो आपके लिए एक बड़ा सेफ कवर भविष्य के लिए रहता। लेकिन शायद भविष्य के उस लिए समय रहता है। लीडरशिप ने सोचा ही नहीं कि उनको इन्हीं लोगों से निपटना है। सर ये जहाँ सो मुस्लिम सो लीग बनी। जी, सोचना जी। तो सर छोड़ ही दीजिए, उन लोगों ने तो सर, आपके पास 93,000 लोग थे यहाँ पर। अपने 55 पायलट 54-55 पायलट्स आप वापस नहीं लेके आ पाए। अपनी आप बाउंड्री सीधी नहीं कर पाए। यहाँ तक कि सिंध के अंदर छाछरों तक हम घुसे हुए थे अंदर। 13,500 किलोमीटर हमने वापस करा, हाजी पीर वापस करा। तो सर दिमाग का अगर सोचना और ये सब चीज़ें उस टाइम पे सर वो थोड़ा छुट्टी पे गए हुए थे। हाँ, हाँ। तो अब वो गलतियाँ हैं सर हमारी हिस्ट्री की। देखिए ये चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए हमारे को, जो हमारे हमने हिस्ट्री में जो गलतियाँ करी हैं, आज उसका भुगतावा बन रहा है आपको। और आज जब लोग रोते हैं कि यार ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि लोगों को हिस्ट्री नहीं पता कि इस जगह में क्या-क्या चीज़ें हुई थी। ना आप अंदर थे सर बांग्लादेश के, ठीक है? जी। आप अंदर थे। आप बोलते भैया सारे हिंदू लोगों को इधर आ जाओ, इधर पे बैठ जाओ, हाँ, नॉर्थ में बैठ जाओ, इधर पे बैठ जाओ, उधर पे बैठ जाओ, या हिंदुओं को बॉर्डर पे बिठा दो।
बॉर्डर पे ताकि आप बिठा दो, तो ये करोड़ों नहीं आ पाते। ठीक है, तो बहुत कुछ कर सकते थे सर। उस टाइम पे हालत एकदम खराब थी, पूरा नेशन दोबारा बन रहा था और आप 10-15 दिन में छोड़-छाड़ के वापस आ गए उसके बाद। ना दुनिया आपने में नहीं वहाँ हुआ ऐसा। ऐसा नहीं होता सर। आप जब ज़मीन लेते हो, इतनी सारी ज़मीन लेते हो, फिर अपना वहाँ पर रौब जमाना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आपने करा ही नहीं वो। तो ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है सर। इसका कोई सही आंसर अगर कोई बोले कि साहब नहीं, नहीं ये ऐसे करना है, वैसे करना है, तो बहुत लोग मेरे को भी बोलते हैं, "आदी भाई आप ऐसे बोलते हो, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही।" मैं बोलता हूँ चलिए ठीक है, आपको आप और हम प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और अब बताइए, मैं जो आपसे सवाल पूछता हूँ इसका जवाब बताइए मुझे। ये बड़े डिफिकल्ट से सवाल हैं। हैविंग सेड दैट सर देखिए कहीं न कहीं एक प्रेशर डाल के आप कहीं न कहीं कुछ एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और उसके ऊपर मेरे हिसाब से कुछ काम होगा आगे। प्रेशर डाल के इन द सेंस आपको कहीं मिलिट्री प्रेशर थोड़ा-सा दबाव डाल के इनको बोलना पड़ेगा कि भाई साहब अब हम जो आपको चीज़ें बोल रहे हैं आपको ये करना है। बट उसके अंदर भी देखिए गारंटी कुछ नहीं है सर। अब हम बोलते हैं कि भैया ये जितने भी लोगों को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं हमको करने दीजिए। ठीक है, इनको निकालने दीजिए हमको यहाँ पर। इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी आप खत्म करके आप वो सब करिए। बट अगर आप इनकी मिलिट्री को मारते हो तो फिर होता क्या है सड़क के ऊपर जमात-ए इस्लामी वाले और जितने भी ये जिहादी हैं वो तलवारें लेके उतरेंगे बाहर। आज यही लोग हैं जिन्होंने उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो आई मीन किस किस तरफ जाओगे आप? किसको धमकी दोगे वहाँ पर? अब सड़क पे लोगों को अगर आप मारना शुरू करो तो फिर तो आपको पता ही है दुनिया क्या बोलेगी और ये सब चीज़ें भी हैं। तो बड़ा टेढ़ा-सा सिचुएशन है सर। इसका कुछ सॉल्यूशन निकलेगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। एंड थोड़ा-सा। ये बहुत डेलिकेट सी चीज़ होगी क्योंकि आपको ये भी देखना है बांग्लादेश ही नहीं है। बांग्लादेश के अंदर चाइना भी घुसा हुआ है, रशिया भी घुसा हुआ है, अमेरिका भी घुसा हुआ है, पाकिस्तान भी घुसा हुआ है, हम भी घुसे हुए हैं। तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये हमको समझनी है कि ये इतना सिंपल नहीं है कि भैया अ, हम जाके उठा लें वहाँ से। तो अभी आप इस टाइम पे भी देखें अमेरिकन मरीन्स बांग्लादेशी आर्मी के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। आईएसआई के यूनिट्स वहाँ पर घुसी हुई हैं अभी भी। जी। तो चैलेंज है सर। मैं ये नहीं बोल रहा हो नहीं सकता बट चैलेंज है। चैलेंज है। तो आदि भाई आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा, बहुत आपने बहुत सारी चीज़ें साफ़ की, लेकिन मुझे लगता है मैं आखिर में यही कहूँगा कि जिन बोतल के बाहर आ चुका, आपने जिस जिन्न को जब आपके पास समय था आपने नहीं देखा, तो आज आप उस जिन्न से किनको बचाओगे और कैसे बचाओगे ये सवाल हमेशा रहेगा और देश के नागरिक इस समय बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। ये अलग हुँ। बात है कि सेना के पास या इस देश की सरकार के पास ऑप्शन लिमिटेड है। तो देखते हैं नहीं ये ऑप्शन रास्ता तो ऐसे आप देखिए मैं लास्ट में यही बोलूँगा, आप घुस जाइए अंदर दोबारा, जो जी। 1971 में करा, करिए दोबारा। बट देखिए उसके बाद होगा क्या? आपके पास भी इतना लॉस होएगा। 1971 में आपके 3500 सोल्जर्स की डेथ हुई थी, जी, ठीक है? दैट इज़ अ ह्यूज कॉस्ट, ठीक है? आपका लॉस रहेगा। लेकिन देखिए आप जाके हिंदुओं को ले आए, ओके, मान लेते हैं। आपने जाके वहाँ से जितने भी पता नहीं कि 50 लाख हिंदू हैं, आप उठा के ले आए उनको यहाँ से। उसके बाद क्या जिहादीपना खत्म हो जाएगा? या फिर आपको आर्मी लेके वहीं पे बैठना पड़ेगा? या फिर आप बोलो कि भैया हमारा जो काम था हमने कर लिया, हम अब चल रहे हैं यहाँ से, हम जा रहे हैं। ये एरिया है हमने ले लिया। आपने ऊपर से चिकन नेक काट दिया या चट्टोग्राम काट दिया या ठीक है, आपने ले लिया वो भी। उसके बाद क्या? वहाँ पर भुखमरी होगी, वहाँ पर तानाशाही होगी, वहाँ पर सड़कों पे कत्लेआम होगा और जब आप अंदर घुसोगे दुनिया आपको ही बोलेगी, "अच्छा भाई आप ज़रा आप कचरा मार के आए हो, करो उसको ठी सीधा।" तो अगर आपको कुछ करना है तो ये सब चीज़ों को भी प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है आपको कि भई अच्छा ठीक है, ये अगर ऐसे हुआ तो ऐसे करेंगे, ऐसे हुआ तो ऐसे करेंगे। उसका पूरा वॉर गेमिंग करके करना पड़ता है। आपको पूरा प्लानिंग क्योंकि आपको एक स्टेप आगे रहना है सर। आपको देखिए वॉर में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप रिएक्टिव नहीं हो सकते, आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ता है। आपको दुश्मन से एक एक कदम आगे रहना पड़ता है, नहीं तो आप हार गए फिर। अब देखिए रशिया यूक्रेन में यही चीज़ हुआ है। हुँ, रशिया ने एक कदम पीछे लिया, वो चढ़ गए उनके सिर के ऊपर, अब उतारने में मुश्किल हो रही है। धन्य ठीक है, अब रशिया भी बड़ा देश है, अब रशिया को पता है या तो इसको मैं पूरी तरह से तोड़ूँ, हाँ, अब वो तोड़ेगा तो फिर लोग बोलेंगे ये क्या कर रहा है यार, सबको मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो भी देखिए एक बड़ा असमंजस सी जगह है, रशिया इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आर्मी है उसकी और इतना बड़ा मिलिट्री पावर है, उसके पास भी वो फँस गया है ना अभी जाके, कहाँ क्या करेगा? इज़राइल को देखिए,
अंदर तो घुस गए, अब बाहर आने को हाँ नहीं होता। बाहर आएंगे तो हमास फिर से खड़ा हो जाएगा, बाहर नहीं आएंगे तो अपने बंदे मरी जा रहे हैं, तो वो दूसरों को बोल रहे हैं आ जाओ यार, तुम यहाँ पर आके खड़े हो जाओ। तो आपको पूरा एक प्लान बनाना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। और ये प्लानिंग जो होती है सर, ये बड़ी इंटीग्रेट होती है, जिसके अंदर एक-एक चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये हुआ तो हमारा रिएक्शन क्या है, ये हुआ तो रिएक्शन क्या है। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, कुछ ना कुछ आगे ज़रूर होगा सर। कुछ ना कुछ आगे जरूर होगा। धन्यवाद आदि भाई, आपसे फिर दोबारा चर्चा होती रहेगी। आप आते हैं तो दर्शकों को अच्छा लगता है। आप सब लोग डेफ टॉक पर जरूर जाते हैं, तो मैं आपको कहूंगा वहां जाते हैं तो उनको फिर उसी तरह लाइक सब्सक्राइब करते हैं, तो उसी तरह हमको भी लाइक सब्सक्राइब और इस पूरे चैनल के साथ आप जुड़िए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत जुड़े उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।